Hello everybody, Namaskar and a very warm welcome to the Dhamakedar, Farratedar and Mazdar session with me Pritesh, your host, your dost and a proud educator from an academy. So I hope every one of you are safe and sound and so are everyone around you. And आज हम continue कर रहे हैं आपका grade 10 का बहुत important science 2 का first chapter heredity and evolution. So very warm welcome all of you once again, and before we move ahead I want all of you to give this video a big fat thumbs up. Do share this video with your friends and school WhatsApp groups and subscribe to the channel because it is absolutely free of cost. इस सेशन के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में. सो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो जॉइन अस ऑन द टेलीग्राम. ठीक है, तो चलिए लेट अस बिगिन विद द लर्निंग. और आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका पहले तो हम रिकैप करेंगे जो भी हमने पिछले सेशन में किया. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, सॉरी आई वाज सपोज टू टेक दिस सेशन ऑन सैटरडे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आई हैड टू अटेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जिसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू टेक द सेशन ऑन सैटरडे. तो एनीवे वी आर डूइंग इट टुडे. सो गाइज पहले तो हम करेंगे क्विक रिकैप, फिर उसके बाद हम देखेंगे एवोल्यूशन. तो हमने हेरिडिटी पिछले सेशन में कवर कर लिया. आज के सेशन में हम कवर करेंगे एवोल्यूशन, द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. उसके बाद होगी एक वंडरफुल सी क्विज एंड देन वी विल बी समराइजिंग द सेशन. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. याद रखिए ये आपके 10th के बोर्ड्स में आने वाला है 3 मार्क्स के लिए दिस चैप्टर विदाउट ऑप्शन एंड 5 मार्क्स विथ ऑप्शन. तो इसलिए उस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है. राइट, चलिए सो लेट अस बिगिन विद द लर्निंग. तो हमने पिछले सेशन में देखा कि हेरिडिटी क्या है. इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर वाया जीन. सो जीन इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए that helps to transfer the characters from one generation to the other. We also saw that the science of heredity is useful for treatment and prevention of hereditary disorders, production of hybrid varieties of animals and plants, and in industrial processes in which microbes are used. तो हमने देखा कि कैसे डीएनए की नॉलेज, जीन की नॉलेज, हेरिडिटी की नॉलेज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की नॉलेज से हम बहुत सारे हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स को भी हम रोक सकते हैं. हमने देखा कि कैसे पहले होता है रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन. उसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा कि ये फर्स्ट स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का. उसके बाद हमने देखा कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, और कैसे ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है. तो ये सारे हमने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने इस सेशन में लास्ट टाइम देखे. अगर आपने किसी भी रीज़न की वजह से ये सेशन को मिस किया है तो प्लीज़ वॉच दैट सेशन. यू विल गेट इट इन द जो आप अगर लाइव सेशंस के टैब में जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आपको वहाँ पर ये सेशन मिल जाएगा. ठीक है, विद दैट गाइज लेट अस बिगिन विथ व्हाट इज एवोल्यूशन. तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड टेक्निकल टॉपिक अभी शुरू हो रहा है. इवॉल्व होना यानी कि पुराने से नए में तब्दील होना. किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन जब होता है, किसी भी टाइप का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं एवोल्यूशन. तो ये एक बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल है. वेरी इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड जो है आपका स्लो एंड ग्रेजुअल. तो स्लो, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. ऐसा नहीं होता है कि एक जनरेशन ऑफ जिराफ की नेक छोटी है और अगले जनरेशन की बिल्कुल बड़ी है. ऐसा नहीं होगा. कोई भी एक दिन में सीता से गीता नहीं बनता है. बहुत ही धीरे धीरे होने वाला. इट्स अ वेरी वेरी स्लो एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ग्रेजुअल यानी कि कंटिन्यूस. ये जो वर्ड ग्रेजुअल है इसका मतलब है यहाँ पर continuous. So it is a very slow and gradual process that brings about a change in the living organisms over an extended period. So very important definition of evolution, 100% guaranteed in the exam. evolution का definition आएगा कि what is evolution? It is a slow and a continuous process that brings about a change in the living organisms over an extended period. 5 साल में एवोल्यूशन नहीं होता, 10 साल में एवोल्यूशन नहीं होता, 20 साल में एवोल्यूशन नहीं होता. एवोल्यूशन होने के लिए कई 100 साल लगते हैं. धीरे 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 एवोल्यूशन होता है. अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया है दैट इज़ फ्रॉम एप्स टू मैन. ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये हज़ारों साल लगकर एवोल्यूशन फिर हुआ है. we all know कि life on the planet it started in the form of proteins. अब प्रोटीन से लेके ह्यूमन बींग्स तक ये जो सफ़र रहा है तो ये हमारी अर्थ 400 बिलियन साल पुरानी है.
उस तब से ये एवोल्यूशन चलते 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 जो आ रहा है वो आज जाके हमें ह्यूमन बींग्स मिले हैं। अब अभी आप देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में भी बहुत सारे एवोल्यूशन हुए हैं पिछले कई सालों में भी। तो सिंपल इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप बात कीजिए अपने पेरेंट्स से और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, और अगर आप 15 साल के हैं या आप 14 ईयर्स के हैं या 16 ईयर्स के, तो उनको पूछिए, आपके पेरेंट्स को पूछिए कि मम्मी पापा आप जब 15 साल के थे तो आप कैसे थे, आप में और हम में क्या फ़र्क है। फिर अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछिए कि आप जब 15 साल के थे तो आप कैसे थे, आप में और हम में आज क्या फ़र्क है। तो यू विल सी कि वो आपको बहुत सारी बातें बता पाएंगे कि आज की जनरेशन, आप लोग जो हैं, जब आप 15 साल के थे और जब मैं 15 साल का था तो बहुत फ़र्क था। द वे इन विच यू लुक एट लाइफ, द वे इन विच वी लुकड एट लाइफ, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया, आपको चीज़ों को हैंडल करने का नज़रिया, आपका प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को बात करने का तरीका, सोशलाइज करने का तरीका, ये बहुत ज़्यादा बदल गया है। ये आज से आने वाले कुछ सालों में और ज़्यादा बदलेगा। तो ये जो बदलाव है, जो इतने धीरे धीरे क्रीप इन कर रहा है लेकिन कंटिन्यूसली कर रहा है, ये बदलाव ही है आपका एवोल्यूशन। ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूसली एक बदलाव आता जाता है तो उस बदलाव को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। ठीक है। तो ये था एवोल्यूशन का डेफिनेशन। इसको अब हम साथ में लर्न करेंगे। सबसे पहले, इट इज स्लो बट इट इज कंटिन्यूअस। इट इज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। 4 पार्ट्स में हम लोग इसका डेफिनेशन करेंगे। इट इज स्लो, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है। इट इज स्लो, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। अगेन बोलेंगे 4 बार मेरे साथ। इट इज स्लो, it is a slow and a continuous or gradual process that brings about a change in living organisms over an extended period. It is a slow and a continuous process that brings about a change in living organisms over an extended period. दोबारा, it is a slow and a continuous or gradual process that brings about a change in living organisms over an extended period. Last, it is a slow and a gradual or continuous process that brings about a change in living organisms over an extended period. तो इससे हमें एवोल्यूशन ये वर्ड का मतलब समझ में आता है कि ये बहुत ही धीरे धीरे होने वाला एक कंटिन्यूअस चेंज है, एक लगातार होने वाला बदलाव है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है लेकिन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब ये जो ब्रोकली है, ये जो आपका अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हैं, अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स हैं जो आज दिखाई देते हैं मार्केट में लेकिन आज से कुछ सालों पहले तक नहीं थे। आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। शिमला मिर्च वन ऑफ माय वेरी फेवरेट वेजिटेबल्स, या कैप्सिकम हम जिसको बोलते हैं। तो कैप्सिकम जो है वो पहले इतनी ऐसे गोल मटोल शेप में नहीं आती थी। वो अब हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ऐसे गोल मटोल शेप में आने लगी है। पहले वो बहुत ही क्रिकेट से शेप में होती थी। ब्रोकली के बारे में हमें नहीं पता था कुछ सालों पहले तक। आज ब्रोकली हैज़ बिकम अ वेरी फैंसी वेजिटेबल इन सैलड्स एंड दिस एंड दैट। मशरूम्स, ये सब हमारे दादा दादियों ने कभी नहीं खाया। उनको पता भी नहीं था मशरूम्स क्या होते हैं, उनको पता भी नहीं था ब्रोकली क्या होती है, उनको पता भी नहीं था कि अलग अलग टाइप की भी शिमला मिर्च होती हैं, रेड, येलो। उनको पता भी नहीं था कि पर्पल कलर का भी कैबेज होता है। ये सारा न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन एक एवोल्यूशन का ही एक्सटेंशन है। So evolution, it involves the development of new species. Very very important over here to focus that it involves the development of new species through changes in inherited traits across multiple generations. So it is very important कि हम ये सब ध्यान में रखें कि एवोल्यूशन की वजह से क्या होता है। एवोल्यूशन की वजह से हमें नए स्पीशीज़ मिलते हैं जिनमें वो ट्रेट्स आते हैं जो कई सारे जनरेशन से चलते आ रहे हैं, एंड दिस इज ड्रिवन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब ये नेचुरल सिलेक्शन की जो थियोरी है ये हमें डार्विन ने बताई थी कि नेचुरल सिलेक्शन में होता क्या है। नेचुरल सिलेक्शन में हम वो चेंजेस हम ऑर्गेनिज्म में देखते हैं जो नेचर ने अप्रूव किए हैं। आपको मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ। अनफॉर्चुनेटली उस ह्यूमन बीइंग में 2 के जगह 4 हाथ थे। अनफॉर्चुनेटली उस ह्यूमन बीइंग में 1 के जगह 2 नाक थी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली उस ह्यूमन बीइंग में 2 के जगह 4 आंखें थी, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। अब
ये एक चेंज है, ये एक चेंज है जो उस ऑर्गेनिज्म में आया। अब क्या ये चेंज नेचर अलाउ करेगा? अब नेचर अलाउ करेगा से मेरा मतलब है क्या ये ऑर्गेनिज्म नेचर में सर्वाइव कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो आपको ऐसे कई सारे और एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। पर अगर वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता है तो वो चेंज उसी ऑर्गेनिज्म के साथ ख़त्म हो जाएगा। जैसे सिंपल सा, मार्केट में एक नया फ़ोन आया, ठीक है, मार्केट में एक नया फ़ोन आया लेकिन उस फ़ोन को किसी ने ख़रीदा ही नहीं, वो फ़ोन को किसी ने ख़रीदा ही नहीं, लोगों ने उसके बारे में बहुत बुरे रिव्यूज़ दिए और वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर फ़ोन का जो मॉडल है वो बंद हो जाएगा। सेम, पर अगर वो फ़ोन सबको बहुत पसंद आया, मार्केट में एकदम हिट हो गया, तो वो लोग और उसकी प्रोडक्शन करेंगे। सेम होता है स्पीशीज़ में भी, एक पर्टिकुलर चेंज आता है किसी म्यूटेशन की वजह से, और अगर वो चेंज इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर गया तो वैसे फिर चेंजेस कंटिन्यू होते जाते हैं, क्योंकि वो स्पीशीज़ औरों के साथ रिप्रोड्यूस करके वो पर्टिकुलर जो चेंज आया है वो बाकी जनरेशन्स में भी कैरी होगा। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर चेंज इन्वायरमेंट में नहीं सर्वाइव कर पाता है फिर वो उसी के साथ वहाँ पर बंद हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, पोलार बेयर है, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं पोलार बेयर का। तो इमेजिन कीजिए कि पोलार बेयर की फैमिली में से एक पोलार बेयर पैदा हुआ जिसके स्किन पर फर ही नहीं है, जिसके स्किन पर फर ही नहीं है। अब पोलार बेयर के फर का क्या यूज़ है? पोलार बेयर के फर का ये यूज़ है कि वो उसे स्नो में कैमोफ्लेज करने में मदद करता है, वो उसे ठंड से बचाता है, वो उसे प्रेस को पकड़ने में मदद करवाता है। अब अगर फर ही नहीं है तो वो ठंड से बचेगा कैसे? अब अगर फर ही नहीं है तो वो प्रे को पकड़ेगा कैसे? अगर फर ही नहीं है तो वो कैमोफ्लेज करेगा कैसे? और ऐसे सिचुएशंस में जब कोई ऐसा चेंज आया जो इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता है तो वो चेंज फिर आगे नहीं बढ़ता, एंड इसलिए वो पोलार बेयर जिसके शरीर पर फर नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। और क्योंकि वो मर गया तो वो जेनेटिक चेंज वहीं पर ख़त्म हो गया। पर ऐसा चेंज जो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाया, जैसे जिराफ की लंबी गर्दन, वो जिराफ को खाने में मदद किया उस चेंज ने, और उसकी वजह से और जिराफ पैदा हुए तो वो चेंज फिर सर्वाइव कर गया। तो दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन जो नेचर सिलेक्ट करता है, राइट। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट की स्पीशीज़ में से सपोज रोज़ की स्पीशीज़ है जो इंसेक्ट्स को रिपेल करती है, लेकिन एक ऐसी रोज़ की स्पीशीज़ आ गई जो इंसेक्ट को रिपेल नहीं कर पाई, ठीक है, उसमें एक ऐसा जेनेटिक चेंज आया जो इंसेक्ट्स को उल्टा और अट्रैक्ट करता है, तो ऐसे रोज सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो वो पर्टिकुलर रोज प्लांट मर जाएगा इंसेक्ट इन्फेक्शन से। एंड इसलिए नेचुरल सिलेक्शन यानी कि वो चेंज, वो बदलाव जो नेचर में सर्वाइव कर पाया और फिर आगे गया, तो ये एवोल्यूशन की वजह से आता है। ये पहला बदलाव एवोल्यूशन की वजह से आएगा और फिर उसका कंटिन्यूएशन नेचुरल सिलेक्शन होगा। एवोल्यूशन इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज, एक नया चेंज आ गया बिकॉज ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स फ्रॉम मल्टीपल जनरेशन, लेकिन उसको आगे लेके जाता है नेचुरल सिलेक्शन। तो जिराफ, ऐसा समझिए जिराफ में सब में छोटी छोटी गर्दन थी, एक जिराफ ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी गर्दन लंबी थी, तो अब उस जिराफ को आगे बढ़ाने का काम नेचुरल सिलेक्शन करेगा। तो एवोल्यूशन की वजह से एक लंबा गर्दन वाला जिराफ पैदा हो गया, लेकिन अब उसे आगे ले जाने का काम करेगा नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो मेंडल ने भी ये सब स्टडी किया, और मेंडल ने स्टडी किया पिसम सैटिवम पे, पिसम सैटिवम यानी कि आपका गार्डन पी, और उस पर मेंडल ने स्टडी किए 7 अलग अलग कैरेक्टर्स। उनमें से थे प्लांट की हाइट, प्लांट की हाइट और फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप। तो ये सारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंडल ने स्टडी किए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, एंड थोड़ा सा और डिटेल में हम इसे स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए, सो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ ही हमारी 4 बिलियन ईयर्स पुरानी है, तो अर्थ पे लाइफ 3.5 बिलियन ईयर्स तो पहले तक तो थी ही नहीं। जब धीरे धीरे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते गए, जब पानी आया, तब जाके अर्थ में लाइफ आई, अर्थ में लाइफ भी शुरू हुई पानी से ही, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, जो मैंने आपको पहले बताया। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ओवर टाइम मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स मे हैव इमर्ज फ्रॉम दीज सिंपल कंपाउंड्स। तो पानी में
सबसे पहले प्रोटीन्स आया और फिर प्रोटीन से ही लाइफ इवॉल्व हुई। तो पहले प्रोटीन्स आया, प्रोटीन से फिर बने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो के बने एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फिर एक्वेटिक प्लांट्स, फिर ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि जो टेट्रापॉड्स थे, टेट्रापॉड्स यानी कि टेट्रापॉड्स सबसे पहले वो ऑर्गेनिजम्स थे जो पानी से लैंड पर आए। अब वो पानी से लैंड पर टाइडल एंड सोलार विंड्स की वजह से आए, क्योंकि वो पानी के क्या हुआ, जो पानी की वाटर बॉडी थी वो छोटे छोटे पूल्स में डिवाइड हो गई। अब एक पूल से दूसरे पूल में जाने के लिए वो उसने जंप मारी तो वो ज़मीन पे ही अटक गया। तो ज़मीन पे अटक के फिर वो पानी की तरफ जाने लगा, ऐसे कर करके उसके पैर उगने लगे। बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियोस भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेट्रापॉड्स कैसे इवॉल्व हुए। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही बने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स फिर डिवाइड हुए, वो बने लैंड ऑर्गेनिजम्स एंड हवा में उड़ने वाले बर्ड्स। फिर डायनासोर्स आया और डायनासोर्स के बाद फिर यू नो द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ऐसे करके हमारे धरती पर जो लाइफ आई वो पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से फिर प्रोटीन्स और प्रोटीन से फिर न्यूक्लिक एसिड्स एंड फिर फाइनली लाइफ आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ लाइफ इवॉल्व्ड ऑन अर्थ। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज हेनरी एंड उरे मिलर एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर उन्होंने लाइफ क्रिएट करने की कोशिश की थी बाय असेंबलिंग दोज इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो अर्थ पे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो थे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट द प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव, अब ये प्रिमिटिव वर्ड का मतलब ही है बहुत पुराना, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक, प्रो यानी कि प्रिमिटिव यानी कि बहुत पुराना, प्राइमरी, वेरी वेरी ओल्ड। तो जो प्रिमिटिव सेल्स थे दे वर अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड हैव लेड, अब रिमेंबर वन थिंग, ये सारी सिर्फ थियोरीज हैं, ये सारी सिर्फ थियोरीज हैं, ठीक है। दे कुड हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स। तो अब आप देख सकते हैं ये एक प्रिमिटिव सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, आरएनए है, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड आरएनए है एंड आपके पास लिपिड मेम्ब्रेन है। तो ये एक बहुत ही पुराने टाइप का प्रिमिटिव सेल है विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन इट, एंड ये बना था ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से, ठीक है। देन within these primitive cells variations may have occurred। तो इन primitive cells में ही फिर variations आता गया। cells that have better adapted were to their environment through natural selection would have thrived while the others perished। सेम जो मैंने आपको पहले बताया, ऐसे चेंजेस जो नेचर में अडाप्ट हो गए, ऐसे चेंजेस जिनको नेचर ने एक्सेप्ट कर लिया वो रह गए, जो नहीं एक्सेप्ट किया नेचर ने वो खत्म हो गए। तो पेरिश्ड ये वर्ड का मतलब क्या है आपको पता है, फूड प्रोडक्ट्स में होता है पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स यानी कि जो खराब हो जाएंगे बहुत जल्दी, आपको उन्हें कंज्यूम कर लेना है। और नॉन पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स मतलब जिनकी लाइफ बहुत लंबी है, जैसे ड्राई फ्रूट इज़ नॉन पेरिशेबल, वो बहुत लंबे तक चलता है, राइट। और आपके जो ये हैं क्या बोलते हैं उसको, ऐसा समझ लीजिए सब्जी, घर में सब्जी बनी है तो ये सब्जी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, ये आपको तुरंत ख़त्म कर लेनी चाहिए। रादर कहा जाता है कि जो भी आप खाना बनाते हो उसे 4 घंटे के अंदर अंदर कंज्यूम कर लो। 4 घंटे के बाद वो खाना अनफिट हो जाता है कंजम्पशन के लिए, और हम लोग 2-2, 3-3 दिन तक सेम खाना खाते रहते हैं फ्रिज में रख के। ये बहुत गलत है, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट द करंट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो प्रेजेंटली अर्थ सपोर्ट्स एन एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। दिस डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड पैरामोशियम टू कॉम्प्लेक्स बीइंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड plants, human beings and giant whales. Plants also exhibit a wide range of diversity from unicellular chlorella to massive trees like the banyan tree। तो हमने देखा है कि जो अर्थ है, अर्थ पर भी हमें बहुत ज़्यादा एनॉर्मस डाइवर्सिटी दिखाई देती है। तो अर्थ पे पहले शुरू हुआ था हमें प्रोटीन से हमने शुरू किया था, और फिर हमने देखा कि कैसे इतनी बड़ी, इतनी ग्रैंड डाइवर्सिटी आती गई, एंड दिस डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे अर्थ पे आज हमारे पास यूनिसेल्युलर अमीबा है और हमारे पास ब्लू वेल्स जैसे बड़े बड़े क्रीचर्स भी हैं। प्लांट्स में अगर जाएं तो हमारे पास यूनिसेल्युलर क्लोरेला है एंड हमारे पास सिक्योआ ट्री भी है। तो हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है ऑर्गेनिजम्स की कि यूनिसेल्युलर अमीबा जो इतना सिंपल प्रोटोजोआ है, और ह्यूमन बींग्स जिसमें 35.2 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये एवोल्यूशन की वजह से ही आई है
है ना। तो अर्थ पे आज हमें बहुत बड़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। एंड आज बोला जाता है अर्थ पे कि देयर आर ऑलमोस्ट 7 मिलियन स्पीशीज ऑन द प्लैनेट। ठीक है, तो करंट डाइवर्सिटी इज एक्सट्रीमली लार्ज, करंट डाइवर्सिटी इज एक्सट्रीमली हाई, एंड ये डाइवर्सिटी हमें तभी अर्थ पे इवॉल्व हुई है क्योंकि लाइफ शुरू हुई थी एक सिंपल सेल से, सिंपल प्रोटीन से रादर। तो प्रोटीन से लाइफ शुरू हुई और आज हमारे पास ब्लू व्हेल, ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कितने कितने टाइप के हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर, यू वुड बी वेरी अमेज्ड टू नो कि हमने अभी तक हमारे प्लैनेट पे सिर्फ 5% ओशंस को एक्सप्लोर किया है। सिर्फ 5% ओशंस हम एक्सप्लोर कर पाए हैं और 95% ऑफ द ओशंस आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। तो इमेजिन कीजिए कितने डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स होंगे जो अभी तक हमें पता ही नहीं है कि हमारे प्लैनेट पर हैं, राइट। हाल ही में अभी हम सबको पता है कि कैसे जो सबमरीन थी टाइटन सबमर्सिबल वो इम्प्लोड हो गई। वो इम्प्लोड हुई क्योंकि ये लोग जा रहे थे टाइटैनिक शिप के ruins देखने, ये लोग जा रहे थे एंड देन द टाइटन सबमर्सिबल थी वो इम्प्लोड हो गई। तो इसी तरह से जब हम ओशन को भी एक्सप्लोर करने जाते तो इट इज़ नॉट दैट ईजी, है ना। इट इज़ नॉट दैट ईजी टू गो टू दोज अनएक्सप्लोर्ड ट्रेंचेस ऑफ द ओशन एंड एक्सप्लोर लाइफ। बट एनीवे, तो 7 मिलियन है, आइए देखते हैं हम कितने एक्सप्लोर कर पाएंगे और कितने नहीं कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सब लोग इतने ज़्यादा डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ में जाओगे, आप इतने ज़्यादा हमारी अर्थ को, हमारी कंट्री को इतना आगे बढ़ाओगे कि आपकी वजह से भी हमारे देश, हमारी दुनिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, नाउ लाइफ इज़ ऑल अराउंड अस, चाहे वो हवा हो, पानी हो, हर जगह लाइफ है। And it is found everywhere, whether it is equator or whether it is poles, whether it is volcanoes or whether it is deserts or whether it is valleys, आज हर जगह अर्थ पे हमें लाइफ मिलती है। ऐसे कई सारे बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम कंडीशंस भी, जैसे एक्सट्रीम सलाइनिंग, एक्सट्रीम सलाइन, एक्सट्रीम एसिडिक, एक्सट्रीम बेसिक, इवन वॉल्केनोज में भी सर्वाइव कर पाए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर मैं आपको फैक्ट बताना चाहूँगा कि एक कैमरा था जिसको मून पर रखा गया था 2 सालों तक, एंड जब वो कैमरे को हम वापस मून से लेकर आए तो उस कैमरे पर भी बैक्टीरिया पाया गया था। तो लाइफ हमारे अर्थ पे एंड बियॉन्ड द अर्थ भी फैली हुई है। Since ancient times, humans have been curious about the origins of life and the reasons behind the vast diversity of life on Earth, and that is what has given the rise to exploration. That is what has given the rise to exploring so many different regions of the planet, exploring so many different kinds of areas, oceans, volcanoes, deserts, and polar regions and equators. तो हम इसलिए उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि हम क्यूरियस हैं। सिर्फ क्यूरियोसिटी एक रीज़न नहीं है, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा मदद मिलती है ये सारे ऑर्गेनिज्म से, हम इतने ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ताकि हम उनसे ह्यूमैनिटी का एंड मैनकाइंड का एंड नेचर का भला कर सके, राइट। चलिए, थियोरीज ऑफ ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, तो कई सारी अलग अलग थियोरीज थी थ्रू आउट हिस्ट्री। डिफरेंट थियोरीज अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ हैव बीन प्रपोज, लाइक डार्विन्स फिंचेस। However, the prevailing theory is the gradual development of living organisms. तो सबसे प्रिवेलेंट ये वर्ड का मतलब क्या होगा, सबसे ज़्यादा यू कैन से सबसे ज़्यादा जो देखी गई है या सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड और सबसे ज़्यादा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड is the theory of gradual development of living organisms, यानी कि आपका एवोल्यूशन। तो अब शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ प्रोटोप्लाज्म से। अब प्रोटोप्लाज्म का अर्थ क्या है? प्रोटोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। तो एक सेल का न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ये सब मिला के हम इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कैन एनीबडी इन द चैट टेल मी दैट हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? टेल मी इन द चैट हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, एंड आपको एक स्पेशल शाउट आउट मिलेगा नेक्स्ट लाइव क्लास में। कैन यू टेल मी हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म एंड इन विच ईयर? ठीक है, हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। एंड प्रोटोप्लाज्म ओरिजिनेटेड इन द ओशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइफ ही शुरू हुई थी पानी से, प्रोटीन्स में से लाइफ शुरू हुई और फिर जाके वो सेल्स बने। तो द थियोरी सजेस्ट दैट द फर्स्ट लिविंग मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म ओरिजिनेटेड इन द ओशन। तो ओशन में सबसे पहले जो लाइफ थी वो आई इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी कि आपका न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है। प्रोटोप्लाज्म इज योर न्यूक्लियस प्लस द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द केमिकल वेल्थ ऑफ द सेल, जिसके अंदर आपको सारे ऑर्गेनल्स मिलते हैं, जिसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिला के बनता है आपका प्रोटोप्लाज्म। एंड ये सबसे पहला प्रोटोप्लाज्म मिला था ओशंस में। इमर्जेंस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो धीरे धीरे जैसे प्रोटीन्स इवॉल्व होते गए तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बने एंड दे वर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड वर द सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो आज आपको पता है कि अमीबा, पैरामीशियम ये सारे सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं और एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अकेला मिलकर सारे फंक्शंस कैरी आउट करवा लेता है। एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ सफिशिएंट टू कैरी आउट ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन इट्स बॉडी, चाहे फिर वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अकेला मिलके कर सकता है। तो जब एवोल्यूशन हुआ तो प्रोटीन से बने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड दे वर सेल्फ सफिशिएंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट लाइफ। एग्जाम्पल्स होंगे अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम तभी नहीं बने थे, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। हमने देखा कि वो प्रिमिटिव सेल जो था, यहाँ पीछे जो हमने देखा प्रिमिटिव सेल, दिस इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए फिर धीरे धीरे यूनिसेल्युलर से बने आपके मल्टीसेल्युलर। Through a slow and gradual process, changes occurred in these unicellular organisms and they led to the development of larger organisms. ठीक है ना। सबसे पहले था क्लैमिडोमोनास। तो हमने देखा कि क्लैमिडोमोनास में हमारे पास होता है आपका क्लैमिडोमोनास में हमारे पास होता है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स को हम स्वॉर्म स्पोर्स भी बोलते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आप ग्रेड 11 में ज़्यादा डिटेल में पढ़ पाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद क्लैमिडोमोनास से बना गोनियम, गोनियम से बना पैंडोरिना, पैंडोरिना से बना यामाजीशिला, फिर यूडोरिना, फिर लियोडोरिना एंड देन बना वॉल्वॉक्स। तो वॉल्वॉक्स एक कॉम्प्लेक्स एल्गे है, क्लैमिडोमोनास एक सिंपल एल्गे है, वॉल्वॉक्स एक कॉम्प्लेक्स एल्गे है। ये जो आपके यहाँ पर दिया है स्क्रीन पर इमेज, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्लैमिडोमोनास से ही वॉल्वॉक्स इवॉल्व हुआ है। तो क्लैमिडोमोनास अगर आप देखोगे वॉल्वॉक्स की जो बॉर्डरिंग बाउंड्री जो वॉल है, जो पूरी इसका बॉर्डर है, ये बॉर्डर ऐसा लगता है क्लैमिडोमोनास ही हैं सारे। ठीक है, तो क्लैमिडोमोनास से ही वॉल्वॉक्स बना है एंड इट इज़ अ एवोल्यूशन। तो ये हमें ये दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे करके एक सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से ही मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना। जैसे एक सिंगल है क्लैमिडोमोनास, यही जब चार एक साथ आ गए तो बन गए गोनियम, यही जब एक फ्लावर शेप में अरेंज हो गए तो बन गए आपके पैंडोरिना, यही जब इनमें थोड़ा स्पेस होके ये सर्कुलर बन गए तो ये बन गए यामाजीशिला, यही जब ज़्यादा बड़े हो गए तो ये हो गया यूडोरिना, यही जब और बड़े छोटे मिक्स करके बन गए तो ये बन गया आपके लियोडोरिना, और यही बाद में बना वॉल्वॉक्स। एक बहुत बढ़िया हॉलीवुड फिल्म है एवोल्यूशन, अगर आपको चांस मिले तो प्लीज़ वो मूवी देखिए। वहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे एक ऑर्गेनिज्म से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनते गए। प्लीज़ वॉच दैट मूवी इफ़ यू कैन, इट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड फिर अब हम देखते हैं टाइम स्केल। तो ये सारे चेंजेस 300 करोड़ साल यानी कि 3 बिलियन साल पहले शुरू हुए। दिस टाइम स्केल गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द इमेंस स्पैन ऑफ टाइम ओवर विच एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस टुक प्लेस। तो दे से कि अर्थ पे जब पहली बार लाइफ ओरिजिनेट हुई तब से एवोल्यूशन शुरू है, यानी कि 3 बिलियन सालों से एवोल्यूशन होता आ रहा है। इस बीच हमारे पास 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। ये 300 करोड़ सालों में 5 एक्सटिंक्शन साइकिल्स आ चुकी है। अभी जो करंटली चल रहा है अर्थ पे, दैट इज द 6th एक्सटिंक्शन विच इज़ 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्रीवियस 5 एक्सटिंक्शंस। तो ये एक्सटिंक्शन भी हो चुके हैं 300 करोड़ सालों में। तो सोचिए एवोल्यूशन तो कितना हुआ होगा, राइट? तो 300 करोड़ सालों से एवोल्यूशन चलता आ रहा है। The development and evolution of living organisms were not limited to a single aspect. Instead,
The changes and developments were all round and multidimensional. This suggests that various characteristics, including structural and functional aspects, underwent modifications and adaptations over time. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो एवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशन सिर्फ आपके इस पर नहीं हुआ है. एवोल्यूशन हैज़ नॉट ओनली हैपेंड ऑन अ सिंगल एस्पेक्ट. लेकिन चाहे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक हो या फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक हो, हर एस्पेक्ट पे ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ है. चाहे वो सोचने का तरीका हो, या चाहे वो काम करने का तरीका हो, या चाहे बॉडीली चेंजेस हो, या चाहे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो, या चाहे ऑर्गन सिस्टम पे चेंजेस हो. तो हर पड़ाव पर, हर एस्पेक्ट पर एक चेंज आया है, हर एस्पेक्ट पर एवोल्यूशन हुआ है. ठीक है, प्लीज़ इस स्लाइड को पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. इस स्लाइड को कम से कम हम 3 बार पढ़ेंगे. मैं आपको इसके लिए देता हूँ पूरा 1 मिनट. ठीक है, चलिए क्विक फेविक्विक, जल्दी से आगे बढ़ना है. चलिए जल्दी 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 जल्दी. प्लीज़ पढ़िए इसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. एज अ रिजल्ट, क्योंकि हमने देखा कि एवोल्यूशन सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नहीं, कई सारे एस्पेक्ट्स पे हुआ. इट वाज नॉट ओनली स्ट्रक्चरल बट आल्सो फंक्शनल. तो क्योंकि मल्टी डायमेंशनल चेंजेस आते गए, इसलिए अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स बनते गए. तो हमें ये पता चला कि एक ऑर्गेनिज्म से ही उसका मल्टी सेलुलर फॉर्म बना है. अब हमें ये भी पता चला कि सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, कई सारे डायरेक्शंस में एवोल्यूशंस होते गए. और क्योंकि कई सारे डायरेक्शंस में एवोल्यूशन होते गए, इसलिए हमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी मिलते गए. एंड दिस लेड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ एंड वी गॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज. कितना सिंपल और कितना मज़ेदार है ये. देखिए, पहले सिंपल कंपाउंड से बना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बना प्रिमिटिव सेल्स, वहाँ से बने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर से बने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स. और क्योंकि एवोल्यूशन कई सारे फॉर्म में होता गया, इसलिए एक नहीं अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते गए. एंड इस तरह से हमें डाइवर्सिफिकेशन मिला ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज. ठीक है, चलिए ऑर्गेनाइजेशनल एवोल्यूशन को अब पढ़ते हैं. द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिजल्ट्स इन द इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एवोल्यूशन इज दिस content, evolution of this evolution in this context can be seen as an organization process that shapes the progression of life on earth. ठीक है, तो ओवरऑल प्रोसेस, जो ओवरऑल एवोल्यूशन का प्रोसेस है, इससे हमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिले एंड इसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशन. एवोल्यूशन को जब हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेशन में देखते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि अर्थ पे लाइफ कैसे प्रोग्रेस की. अगेन मैं आपको बताता हूँ, थोड़े और सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ओवरऑल प्रोसेस ऑफ चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से चेंजेस आते गए, इसकी वजह से ही हमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिले. और ये ही था एवोल्यूशन. जब हम एवोल्यूशन को एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के नज़रिए से देखते हैं कि हाँ कि देखो, पहले सिंपल कंपाउंड से बने कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से बने प्रिमिटिव, प्रिमिटिव से बने यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर से बने मोर कॉम्प्लेक्स यूनिसेलुलर, वहाँ से बने आपके मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर क्योंकि मल्टी डायमेंशनल तरीके से होता गया चेंज, इसलिए हमें अलग अलग टाइप के मल्टी सेलुलर मिले. जब हम इसको एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस से देखते हैं, तब हमें दिखता है कि कैसे अर्थ पे लाइफ ने प्रोग्रेस की है. लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहूँगा कि एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस इज नॉट द सेम. एवोल्यूशन इज अ प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ बट इट डज नॉट मीन इट इज प्रोग्रेस. जैसे 2G से 5G इज प्रोग्रेस, इट इज नॉट एवोल्यूशन, राइट. 2G से 5G इज प्रोग्रेस, इट इज नॉट एवोल्यूशन.
सो एवोल्यूशन इज द प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ, यानी कि एप्स से ह्यूमन बींग्स इज एवोल्यूशन, राइट, लेकिन प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज नॉट एवोल्यूशन, राइट. प्लीज 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 इसे ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है. देन प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट. अब पहले हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन एवोल्यूशन, अब देखिए प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट. एवोल्यूशन इन्वॉल्व्स द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस प्रोग्रेशन, अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, दिस प्रोग्रेशन इंप्लाइज अ कंटिन्यूस एडवांसमेंट्स from ancestors with different structural and functional organization to the descendants with distinct characteristics. जैसे एप हमारे ancestors हैं, मार्सुपियल्स हमारे ancestors हैं, प्राइमेट्स हमारे ancestors हैं, तो वहाँ से यहाँ तक एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, ठीक है. लेकिन प्रोग्रेस क्या होगी, 2G से 5G प्रोग्रेस है, लेकिन प्राइमेट से ह्यूमन बींग्स इज अ प्रोग्रेसिव एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट. तो जब हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल पर एक चेंज देखते हैं वो एवोल्यूशन होगा, राइट. लेकिन जब हम हमारे लाइफ में कुछ बेटरमेंट लाते हैं वो एवोल्यूशन नहीं होगा, वो प्रोग्रेस है, ठीक है. तो जब मैं कहता हूँ सो लेट अस लर्न ग्रो एंड इवॉल्व टुगेदर, वहाँ पे मैं लिटरल एवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ चेंज इन द थिंकिंग, राइट. तो ये है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट. एक बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है जो 100% एग्जाम में आने के चांसेस हैं, एंड दैट इज एवोल्यूशन इज नॉट द सेम एज प्रोग्रेस. गिव रीजन 4 मार्क के लिए आएगा ये सवाल. क्या लिखोगे उसमें, उसमें लिखोगे एवोल्यूशन इज द चेंज और इज द प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, whereas progress is advancement in the way of living of human beings or of a particular living species, ठीक है. तो मोस्टली ह्यूमन बींग्स में ही प्रोग्रेस देखी जाती है. चलिए, तो ये था आपका पूरा एवोल्यूशन का आज का सेशन, जहाँ पर हमने देखा, हमने शुरू किया कि कैसे एवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है, नई नई स्पीशीज़ का बनना एवोल्यूशन की वजह से होता है, लेकिन उनका सर्वाइवल नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है. हमने ये भी देखा कि कैसे लाइफ शुरू हुई अर्थ पे. हमने देखा कि कैसे पहले सिंपल कंपाउंड्स बने, सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स बने, फिर आपका प्रिमिटिव सेल्स आए, फिर कैसे हमने देखा कि एक सेल से हमें मोर कॉम्प्लेक्स सेल मिले. अलग अलग थियोरीज ऑफ एवोल्यूशन देखी, प्रोटोप्लाज्म देखा. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है दैट हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म. फिर हमने देखा कि कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने, कैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, कैसे मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हुआ. वो एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस की तरफ से जब हम देखें तो हमें पता चलता है कि वो प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ है. हमने प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट देखा, राइट. तो ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको तोड़ के बिट्स एंड पार्ट्स में करेंगे तो आपको ये बहुत मज़ेदार लगेगा, राइट. तो अब सॉल्व करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस. ये रहा पहला सवाल कि एवोल्यूशन क्या है. एवोल्यूशन क्या है, वो एक रैपिड चेंज है, एक ग्रेजुअल चेंज है, एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, या सडन अपीयरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स है. याद कीजिए मैंने आपको एवोल्यूशन का डेफिनेशन लर्न करवाया है 4 पार्ट्स में. इट इज डैश डैश इन लिविंग बींग्स ओवर अ डैश. तो ये आप याद रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. एंड आपको मुझे जवाब देना है A, B, C या D. आपके जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि ये सेशन लाइव नहीं है, तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. चलिए क्विक फेविक्विक आपको देता हूं मैं पूरे 30 सेकेंड्स. चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स टू गो. एंड 5, 4, 3, 2, 1. इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, बिकॉज एवोल्यूशन इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस दैट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. तो इसलिए यहाँ पर ये होगा आपका एवोल्यूशन, ठीक है. चलिए अगला सवाल. What is the driving force behind the formation of new species in evolution? नई species बनने के पीछे driving force कौन है? Natural selection, artificial selection, genetic mutation या environmental factors? सोचिए थोड़ा टेक्निकली. इसके लिए मैं आपको देता हूँ 1 मिनट. सोचिए एंड फिर मुझे आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. चलिए सोचिए थोड़ा सा कि वो नेचुरल सिलेक्शन होगा, आर्टिफिशियल होगा, म्यूटेशन होगा या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होगा. सोचिए हमने कौन कौन से टर्म्स डिस्कस किए हैं आज क्लास में, तो सोच समझ के फिर जवाब दीजिए. चलिए 15 सेकेंड खत्म हुए, आपके पास है और 45 सेकेंड्स. सोच समझ के जवाब दीजिए, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है. चलिए 30 more seconds.
थिंक अबाउट इट. Fifteen more seconds. And 5, 4, 3, 2, 1. The answer will be natural selection. तो नई स्पीशीज तो बन गई, लेकिन अब उनको टिकाया या उनको एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्ट करना नेचुरल सिलेक्शन का काम है. अगर वो नेचुरल सिलेक्शन से अडेप्ट हो गए तो दे विल सर्वाइव, अगर वो नहीं हुए तो दे विल पेरिश. रिमेंबर द वर्ड. नेक्स्ट वन. अप्रॉक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डिड लाइफ स्टार्ट ऑन अर्थ? 1 मिलियन, 500 मिलियन, 3.5 बिलियन या 10 बिलियन ईयर्स अगो. हमारी अर्थ ही 4 बिलियन ईयर्स पुरानी है. तो योर टाइम टू थिंक स्टार्ट्स नाउ. तो आपके पास है 30 सेकेंड्स इसका जवाब देने के लिए. अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. चलिए जल्दी 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 जल्दी. क्विक 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 वेरी क्विक. And 5, 4, 3, 2, 1. The answer is option C, 3.5 billion years ago. ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं. अभी 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले लाइफ शुरू हुई इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन वाटर. व्हाट इज द प्रिवेलिंग थ्योरी अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ? प्रिवेलिंग थ्योरी क्या है? पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, क्रिएशनिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म या ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये भी मैंने आपको ध्यान दे दे के 10 बार बुलवाया है क्लास में. इसका जवाब तो आपको आना ही चाहिए. 1 मिनट है, आपका समय शुरू होता है अब. थिंक एंड आंसर. प्रिवेलिंग थियरी जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, वो कौन सी थियरी है? थिंक एंड आंसर. चलिए जल्दी, 30 सेकेंड्स आर ओवर. थिंक थिंक थिंक, गो बैक. हमने ये किया है, मैंने आपको ध्यान दिलवाया था, मैंने क्लास में मार्क करवाया था. थिंक 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 एन आंसर. ठीक है, द आंसर विल बी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग बींग्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. what is the approximate duration of the changes and development that led to the evolution of different types of organisms? तो कब से ये चलता आ रहा है एवोल्यूशन? ये कब से चलता आ रहा है? 100 मिलियन साल पहले, यानी कि 1 करोड़, 5 करोड़, 1 बिलियन या 3 करोड़, सॉरी 300 करोड़. तो 300 करोड़ या 1 करोड़ या जो भी वॉट एवर, 10 करोड़, जो भी करोड़ों में आप देख लेना. 100 मिलियन है, 500 मिलियन है, 1 बिलियन है या 3 बिलियन है? थिंक एन आंसर. चलिए चलिए चलिए, क्विक 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 वेरी क्विक. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. द आंसर इज 3 बिलियन. वेरी गुड. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड when there is a progressive development of plant and animals with distinct structural and functional organization? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. इसको हम बोलेंगे अडेप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन या एवोल्यूशन. लॉजिक लगाना है. ऐसे ही सवाल आपके एनटीएससी में भी पूछे जाएंगे. से बहुत सिंपल को ट्विस्ट तरोड़ मरोड़ के आपको पूछा जाएगा, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपना दिमाग लगाना है और जवाब देना है. एंड यू हैव गॉट 15 seconds, sorry 30 seconds and your time starts now. think and answer ये हमने क्लास में किया है. मैंने आपको बताया भी था कि कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे. जब हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स में कुछ अलग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दिखता है धीरे धीरे जो होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? अडेप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन या एवोल्यूशन. चलिए
quick, Feviquick. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The answer will be evolution. Very good. चलिए, तो आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा बच्चों? वेरी गुड. आई होप आपको सवालों के जवाब सही आए हों, और आए हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. मैं सभी के कमेंट्स पढ़ के उन पर स्पेशल रिप्लाई भी दूंगा. तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट happens over an extended period of time. यहाँ पर हमें जो it encompasses changes in various components including the stars, planets and Earth's biosphere. Evolution involves the formation of new species through changes in specific traits over generation in response to natural selection. तो evolution हो जाता है, उसको आगे ले जाना या नहीं ले जाना ये natural selection decide करता है. Life on Earth has began around 3.5 billion years ago with simple elements in the ocean. फिर आए primitive cells, complex organic compounds, multicellular, and क्योंकि वो multi dimensional development थी इसलिए हमें अलग अलग टाइप के organisms भी देखने को मिले. ठीक है. Over the time the number of cells increase and the natural selection played a role in their growth and survival. Currently Earth hosts a variety of plants and animal species, almost 7 million, and इसमें आते हैं अमीबा से लेके तो ब्लू व्हेल, ह्यूमन बींग्स और सिक्योवा ट्री, एवरीथिंग. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था. नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे पार्ट 3, जब हम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन देखेंगे कि कैसे होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स वर्क करते हैं, कैसे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं हमारे पास, कैसे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं हमारे पास. ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे. नेक्स्ट सेशन में फुल मार्क्स क्विज में लाने के लिए और अच्छे से क्लास को समझने के लिए मेक श्योर दैट यू वॉच द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एज वेल. राइट. सो विद दैट गाइज वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द समरी, जो हमें ये बताती है कि लाइफ हमें मिलती है एयर, वाटर, लैंड एंड रॉक्स पे. थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमन्स हैव बीन वेरी क्यूरियस एंड इसलिए वो इतना ज़्यादा फाइंड आउट करते जा रहे हैं. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रोटोप्लाज्म इस वर्ड को किसने कॉइन किया था. एंड हमने देखा कि कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही मल्टीसेलुलर आए एंड फिर वो ही ज़्यादा और अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आते गए. हमने ये भी देखा कि जो लाइफ में चेंज है, जो ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ में जो चेंज है वो 300 करोड़ सालों से चलता आ रहा है एवोल्यूशन का प्रोसेस. एंड एवोल्यूशन इज progressive development of plants and animals with distinct structural and functional organizations. Right? चलिए, बढ़िया. मुझे तो खूब मज़ा आया एवोल्यूशन पढ़ने में. आई होप आपको भी मज़ा आया होगा. एंड इफ़ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप. डू शेयर दिस वीडियो इन ऑल योर स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड जो भी आपके फ्रेंड्स का, क्लासेस का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है सभी में इस वीडियो को फैला देना है. चैनल को सब्सक्राइब करना है बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री. एंड सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द सेशंस, मेक श्योर दैट यू हिट ऑन द बेल आइकन. एंड आपको इस सेशन के नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम में. टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में. So until we meet next guys, this is Pritesh, your host, your dose and a proud educator from an academy, signing off for now, only to see you soon. Till then, take care of yourselves, stay healthy, stay happy, stay blessed. Bye bye.